बच्चों, तो ये अपना चल रहा है 12th एमपी बोर्ड के अर्थशास्त्र, जिसका देखेंगे अपन चैप्टर 1। ऑब्जेक्टिव अपन ने देख चुके हैं, अब देखेंगे अपन क्या क्वेश्चन आंसर। और इसमें से हर साल 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए अपन देखते हैं इसके 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन। अति लघु उत्तरी का जो अपना पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा दीजिए। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, तो अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है लघु, यानी छोटे उद्योग से मतलब होता है इसका। या अथवा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है तो देख लेते हैं। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र होता है ना, वो अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है ना, उसके भागों से संबंधित है। ये अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। मतलब व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति के द्वारा, मतलब लघु होता है, छोटा होता है, इसलिए क्या करता है, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता बताइए। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषता क्या होती है, तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। मतलब कीमत का विश्लेषण करना होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। मतलब छोटी छोटी इकाई है ना, उनका अध्ययन करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया। मतलब वस्तु की कीमत का, उत्पादन के साधनों की कीमत का आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। चौथा क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है। मतलब हर एक इंसान मतलब व्यक्तिगत इकाई को ध्यान में रखकर चलता है, इसका ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु को विशेष की कीमत या उत्पादन की किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी वस्तु विशेष की कीमत का या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है, इसका अध्ययन, यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपन क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा है अपना, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा। मतलब व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा अपन ने बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, जैसे अपन ने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि इसमें व्यक्तिगत का अध्ययन होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। मतलब छोटे छोटे भागों को नहीं, बल्कि पूर्ण योग करते हैं अपन, मतलब छोटे मोटे सभी। तो समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। देखो लिखा है ना, व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। मतलब इनको कुल टोटल जो होता है ना, उसका योग किया जाता है किसमें, समष्टि में। इस संबंध में व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। मतलब इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर किससे होता है, राष्ट्रीय आय से होता है, ठीक है। दूसरा है अपना, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, या फिर इस तरह पूछ सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर में क्या देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं अपन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, समान कीमत स्तर, कुल जनसंख्या, मुद्रा की कुल पूर्ति आदि से संबंधित। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपन सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं अपन, राष्ट्रीय आय को भी जोड़ते हैं, ठीक है, सकल घरेलू पूंजी को भी जोड़ेंगे, ठीक है, समान कीमत स्तर को भी जोड़ेंगे और कुल जनसंख्या को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय आय वो पूछ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र है या नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद निर्माण, सामान्य कीमत, मतलब सब कुछ को जो जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है, या सामूहिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। सातवां है अपना, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। तो आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों को इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकता की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। मतलब कोई भी इंसान पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसने क्या करना है, जो जरूरी चीज़ है ना उसको ही वो करेगा, आवश्यकता की चीज़ से संतुष्ट कर सकता है। मतलब हर चीज़ का प्रयोग तो कर नहीं सकता है, तो
तो आर्थिक समस्या में अपन यही करते हैं, तो प्लान ए की जगह प्लान बी का उपयोग करते हैं। मतलब दोनों में से अपन एक ही चुन सकते हैं कि अपने पास ही साधन ही इतने कम होते हैं या पैसे की कमी होती है, ठीक है, तो अपन एक ही सब्जी या फिर एक ही चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे अगर अपन ने चीनी खरीद ली तो गुड़ नहीं खरीद सकते, इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्पादन संभावना वक्र में, अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्या के विश्लेषण के लिए प्राय इस प्रकार के रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं जो समय विशेष का अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण के लिए क्या करते हैं अर्थशास्त्री, इस प्रकार की रेखा चित्र, मतलब इस प्रकार का जो रेखा चित्र है ना उसको प्रदर्शित करते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कि संभावना वक्र प्रदर्शित कैसे हो रहा है ना, इस तरह हो जाता है। अब देखते हैं अवसर लागत। देखो अवसर लागत में क्या होता है, अपन अगर मान लो अपन ने 10,000 की नौकरी मिल गई और दूसरी जगह अगर 11,000 की या 12,000 की मिल गई तो अपन ये करेंगे 10,000 वाली नौकरी को छोड़ के 12,000 की नौकरी कर लेंगे। उसे अवसर लागत से समझ सकते हो। जैसे प्रोफेसर कोल के अनुसार एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य कार्य विशेष को विकल्प लागत या अवसर लागत कहते हैं। मतलब अपन एक को त्यागेंगे और दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे तो उसे बोलेंगे अवसर लागत, तो इसका ध्यान रखना। 11वां है अपना उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने से क्या अभिप्राय है। तो उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का अभिप्राय है कि यह या तो उत्पादन की तकनीक में सुधार हुआ या फिर जो संसाधन है ना उनकी मात्रा में वृद्धि हुई। यानी अगर दाईं ओर खिसकेगा तो हमेशा क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, ध्यान रखना। मतलब हमेशा उस चीज़ में वृद्धि हुई होगी या फिर साधन में वृद्धि हुई होगी ना, तभी दाईं ओर खिसकेगा, नहीं तो बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं लघु उत्तर प्रश्न। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, मतलब पूछ सकता है 2 नंबर। तो सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ माइक्रो शब्द से मिलकर बना है, जो क्या है ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। किससे बना है, माइक्रो से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा यानी व्यक्तिगत इकाई के लिए, यानी छोटे छोटे लघु उद्योग में। अतः व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों के भागों का अपन करते हैं अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पर आप क्या समझते हैं। मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है अर्थव्यवस्था की अनेक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि मानव की आवश्यकता असीमित है। मतलब मानव है ना उसकी आवश्यकता असीमित है, मतलब पूरी हर चीज़ वो खरीद नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, एक संतुष्ट करने के लिए वो अपने हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी होगी ना उसको खरीदेगा। जैसे उन्हें संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित है। दूसरे शब्दों में यदि मानव अपनी समस्त आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए उसे निर्णय लेना होता है कि वह किन आवश्यकता को संतुष्ट करेगा, फिर उसी के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेगा, उपयोग करेगा, चयन करेगा, ठीक है। उत्पादन भी कर सकता है, ठीक है। यानी मान लो अगर आपके पास कुछ भी साधन हो, तो अगर आप मान लो कार लेंगे तब आपको शौक है थार का भी और स्कॉर्पियो का, तो आपके पास पैसे उतनी कमी है तो आप क्या करोगे, या तो थार लोगे या फिर स्कॉर्पियो लोगे। यानी दोनों चीज़ों को ले नहीं सकते, यानी कुछ भी चीज़ ले लो, यानी ऐसे कुछ भी हो, लेकिन आप यही निर्णय ले पाओगे कि मुझे ये चीज़ खरीदना है, मेरे पास इतना ही इनकम है, अब दूसरी चीज़ को नहीं खरीद सकते, इसलिए अपने चयन करना पड़ता है, यानी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। उत्पादन संभावना सीमा का अर्थ एवं उसकी विशेषता बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, या फिर इस तरह पूछ सकता है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता लिखिए कोई 4, ठीक है, 4 नंबर में पूछ सकता है। तो अपन पता है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये तो अपन पता ही है, लेकिन वो बढ़ेगा कब, जब दाईं ओर खिसकेगा, ये ध्यान रखना। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नदोत्तर, मतलब ये मूल बिंदु है ना उसकी हमेशा नदोत्तर होता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं जब कोई अर्थव्यवस्था अपने साधनों को पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती, मतलब अगर पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगी तो बाईं ओर खिसकेगा, ध्यान रखना है ना, इसमें ये लिखा है। अगर उनका उपयोग अधिकतम कुशलता से नहीं कर पाती है तो ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन संभावना वक्र अंदर की ओर बिंदु की ओर प्राप्त होगा। मतलब कि इस तरीके से वो क्या करेगा, बिंदु की ओर खिसकेगा इस तरफ, ठीक है। क्यों खिसकेगा, क्यों कम हो रहा है। अब जैसे अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, ऊपर तरफ। देखो अब चौथे में यही दिया है, यदि अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में सफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर
किसके का, तो क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, दाईं ओर ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह समझ सकते हैं। जैसे ये बिंदु है ना, हमेशा क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी। तो अब देखते हैं चौथा प्रश्न, आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछ सकता है। अब जैसा अपन पता है, मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती है, उसे अपन आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जबकि अनार्थिक क्रिया क्या होगी, मनुष्य की वे सभी क्रिया जिनका संबंध धन से नहीं है या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से अपन नहीं माप सकते, उसे क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे दूसरा है, एक श्रमिक का मजदूर पर खेत में कार्य करना आर्थिक क्रिया हो जाएगी, जबकि माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना क्या हो जाएगा, अनार्थिक क्रिया हो जाएगी। सिंपल है। तीसरा क्या हो जाएगा, शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया कहलाएगा, जबकि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना अनार्थिक क्रिया हो जाएगा। मतलब इसमें पैसा ही नहीं लग रहा है, वो अपने मन से कर रहा है। ठीक है, मतलब जो धन कमाना होगा ना, वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा, और जो धन नहीं कमाएगा वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। सिंपल सी चीज़ है। जैसे नर्स द्वारा अस्पताल में रोगी की देखभाल करना, तो नर्स को पैसा मिल रहा है, तो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। जबकि विद्यार्थी द्वारा शाम को क्रिकेट खिलाना आर्थिक, मतलब उसमें कोई पैसा मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ एंजॉय के लिए खेल रहा है, इस तरीके से। अब जैसे पांचवा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या की विवेचना कीजिए। मतलब अर्थव्यवस्था की हमेशा समस्या रहती है, जैसे उत्पादन कैसे किया है, क्या उत्पादन किया है, इस तरीके से, है ना। तो केंद्रीय समस्या रहती है। जैसे मान लो किसी के पास ज़मीन कम है, तो वो पैसा ज़्यादा लगाएगा, मतलब उत्पादन करने के लिए। अब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो कम पैसे में भी उसका इनकम ज़्यादा निकलेगी। मतलब कहने का मतलब ये है। जैसे क्या उत्पादन किया जाए, केंद्रीय समस्या अपना पहला है, क्या उत्पादन किया जाए, यानी व्हाट डू प्रोडक्ट। यानी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हो या विकसित, उसके साधन लोगों की संभावना आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। यानी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हो या विकसित हो, उसके साधन लोगों की आवश्यकता, जब सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, भारत में सभी लोगों के लिए मकान नहीं है, बहुत सारे लोगों ने के लिए कपड़ा और खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है। मतलब बहुत लोग ऐसे भी है जिनके पास खाद्य पदार्थ नहीं है, अपन पता है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप वे गरीब के स्तर के नीचे जीवन निर्वाह करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस राष्ट्र के विभिन्न लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की उपलब्धि अपर्याप्त है। मतलब जो वस्तु की उपलब्धि वो कैसी है, अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया है। क्या देश में, जो अपना देश है, क्या देश में गेहूँ, चावल, दूध के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाए या साधनों का प्रयोग बंदूकों, टैंकों, हवाई जहाज या मोटर आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए करें। ठीक है, यही नहीं है कि हमें यह भी निर्णय लेना है कि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन पर जोर दिया जाए। मतलब अपन ये भी सोचना है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। अगर मान लो अपन ने हवाई जहाज, टैंकों या बंदूकों में पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, तो इंसान गरीब स्तर से और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग बाग ऐसे हैं जिनके पास घर, मकान, कपड़ा भी नहीं है। तो ये भी एक केंद्रीय समस्या है। ठीक है, अब दूसरा है, जैसे उत्पादन कैसे किया, मतलब कौन सा उत्पादन किया जाए, ये भी जरूरी है। जैसे मान लो वस्तु के उत्पादन के अनेक ढंग होते हैं, जैसे इसलिए उत्पादन की रीतियों के संबंध में निर्णय लेना अनिवार्य है। अब जैसे मान लो उत्पादन कैसे किया जाए, तो वस्तुओं के उत्पादन के अनेक ढंग होते हैं, जैसे इसलिए उत्पादन की रीतियों के संबंध में निर्णय लेना, ठीक है, अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए हम अब जानते हैं कि कृषि का एक तरफा तरीका तो यह हो सकता है, मतलब कृषि का एक तरीका हो सकता है कि खेत बहुत बड़े हैं और उस पर थोड़ा श्रम और पूंजी लगाकर उत्पादन किया जा सकता है। मान लो अपने पास खेत ज़्यादा बड़े हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होगा, ठीक है, इतना ही उत्पादन करने के लिए एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि खेत का आकार छोटा हो, तो लेकिन भारी मात्रा में उर्वरक, जल, क्षेत्र, बीजों का प्रयोग किया जाए। जैसे मान लो अपन ने लहसुन बो दी, प्याज बो दी, अपन कम जगह में बोंगे, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन इनकम भी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि अपन ज़्यादा इनकम लगा सकते हैं। उत्पादन का पहला ढंग भूमि प्रदान और दूसरा पूंजी प्रदान है। किसी भी समय किसी अर्थव्यवस्था को उत्पादन की कौन सी रीति अपनाई जाएगी, ये साधनों की उपलब्धि और उनके क्या हो जाएगा, सापेक्ष मूल्य पर निर्भर करता है।
अब देख लें तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण, उत्पादन किन लोगों के लिए किया है, ये भी जरूरी है। मतलब किसके लिए किया है, किन लोगों के लिए किया है। ठीक है, केंद्रीय समस्या थी ये। जैसे प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात राष्ट्र के कुल उत्पादन का विभिन्न व्यक्तियों एवं विभिन्न वर्गों में कैसे बंटवारा हो। हम जानते हैं कि उत्पादन का वितरण आय के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, आय के आधार पर। मतलब लोगों को फायदा होगा वही चीज़ तो लगाएगा वो। जिस व्यक्ति को जिस वर्ग में राष्ट्रीय आय को जितना हिस्सा प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन से भी उसी अनुसार हिस्सा मिलता है। अतः यहाँ कुल उत्पादन के वितरण में यह राष्ट्रीय आय के वितरण की एक समस्या है, एक ही समस्या है, सिंपल सी। छठा है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना की। या फिर यह पूछ सकता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, या फिर यहाँ से पूछ सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है। ये 2022 में आया था। तो अपन निम्नलिखित वस्तु द्वारा समझते हैं। उपभोग, ठीक है, उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। कुछ अर्थशास्त्री उपभोग को आदि और अंत दोनों मानते हैं। ठीक है, उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग नष्ट करने की क्षमता होती है। मतलब जो उपभोग होता है ना, उसमें वस्तुओं की सेवाओं को उपयोगिता नष्ट करने की क्षमता होती है। उपभोग के अंतर्गत आवश्यकताओं का उद्गम, प्रकृति, वर्गीकरण तथा उसकी पूर्ति से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्पादन, यानी उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग है। ठीक है, उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु के निर्माण से ना होकर, मतलब वस्तु के निर्माण से ना होकर इससे दृष्टिगुण सृजन से है। ठीक है, फेयरचाइल्ड के अनुसार वस्तु पदार्थ को अधिक उपयोगी बना ही नहीं क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तीसरा हो जाएगा अपना विनिमय मानव की असीमित आवश्यकता। मतलब मानव की आवश्यकता भी क्या हो, असीमित है। वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से नहीं कर सकता। मतलब मान लो कोई भी चीज़ हो, अपन पूरी तरीके से, जैसे मान लो अपन चावल, गेहूँ, धान बो सकते हैं, अपन कॉफ़ी थोड़ी लगा सकते हैं, गुड़ थोड़ी लगा सकते हैं, साटे थोड़ी लगा सकते हैं, उसके लिए अपन खरीदना पड़ेगा। ठीक, मतलब हर चीज़ की आवश्यकता इंसान नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो क्या करता है, वस्तु विनिमय करता है, यानी आयात निर्यात करता है। अतः वह अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बदले दूसरे उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिन्हें उसे आवश्यकता है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली विनिमय कहा जाता है, ये अपन ने पता है। चौथा क्या, वितरण। ठीक है, वितरण मतलब बांटना। उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा जब संयुक्त रूप से उत्पादन कर लिया जाता है तब साधनों को मध्य बंटवारे की समस्या जन्म लेती है। ठीक है, मतलब इसको कैसे वितरण करें लोगों में, ये भी तो एक समस्या ही है ना। इस समस्या के समाधान के लिए वितरण विभाग का सहयोग लिया जाता है। किसका लिया जाता है, उदाहरण के लिए भूमि, श्रम, भूमि, पूंजी, सहायक धन की उत्पत्ति होती है। जो धन उत्पन्न होता है ना, उसका क्या होता है, बंटवारा होता है ना। इन साधनों में किया जाता है कि बंटवारा अर्थशास्त्र में वितरण कहलाता है। मतलब जो अपन ने पैसा कमाया उसको किस तरह बांटे, क्या लें, ये भी बहुत जरूरी है ना। पांचवा है राजस्व। यह राज्य तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की आय तथा व्यय को प्रकाश डालता है। ठीक है, कैसे डालता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग कर लगाने के सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। यह बताता है कि अमुक कर का क्या, मतलब अमुक कर का प्रभाव किन लोगों पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त समस्त योजना जैसे रेल, तार, मद्य निषेध, यातायात रक्षा, उद्योग की प्रगति में किए गए व्यय के उचित एवं अनुचित होने का निर्णय करता है। ठीक है, अब देखते हैं सादा प्रश्न। देखो ये बहुत बार आया हुआ है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। 2025 में भी आया था, 22-23 में और 20 में भी आया था। तो केंद्रीय समस्या क्या है, केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था। तो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। मतलब ये सारे निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, वह केंद्रीय सत्ता साधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तु एवं सेवाओं का क्या करती है, अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। जो क्या करता है, जो पूरे समाज के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जिसका व्यक्ति द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा सकता, मतलब इससे कोई इंसान को कोई फायदा ही नहीं होता है। ठीक है,
तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तु तथा सेवाओं को उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। देखो, केंद्रीकृत में क्या होता है, कोई कोई चीज़ें आती है, सरकारी स्कूल है ना, इसमें क्या होता है, भारत को पैसे देना पड़ता है। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ लेन देन ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकार को फायदा रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ है। ठीक है, सभी क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार ही किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंत क्रिया प्रदान करती है। ठीक है, और बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को क्रय और विक्रय कार्य करने का कार्य करते हैं, यानी लोगों को फायदा होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो अपना, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से उस विश्लेषण से है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। यह विश्लेषण विभिन्न आर्थिक तंत्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं अपन क्या। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि मांग बढ़ने पर मांग की मात्रा कम हो जाती है, अपन पता है, मान लो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर अपन ने प्याज लगा दिए तो उसका भाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा लोगों ने लगा दी, अगर जो चीज़ कम होगी उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे मतलब होता है। और कीमत कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे अगर मान लो कीमत कम हुई मतलब मांग ज़्यादा है। जैसे मान लो अगर प्याज का भाव कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अगर प्याज का भाव अधिक होगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे, मतलब कम मात्रा में खरीदेंगे। ये सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। अब देखते हैं 7वां, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते, अभिप्राय है, पूछा था 2020 में पूछा था। तो आर्थिक विश्लेषण या आदर्शक आर्थिक विश्लेषण हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह विधि हमारे अनुकूल है भी या नहीं। मतलब इसमें अपन ये निर्णय लेते हैं ये चीज़ अपने लिए है भी या नहीं, है ना। यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नीतियों को समाहित करती है। इसका संबंध मुख्य रूप से आदर्श से होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर की दरें बढ़ा दी जाए तो ये आदर्शक आर्थिक विश्लेषण होगा। मतलब इस पर अगर टैक्स लगाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। अब पूछा जाता है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। तो अपन देख लेते हैं। तो अपन वैसे भी जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे अंशों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं, कीमत, उत्पादन के साधनों और कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आधार का योग करने से क्रिया होती है। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत या विश्लेषण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, राष्ट्रीय आय या रोजगार का विश्लेषण होता है। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों यानी उद्योगों या उत्पादन की इकाइयों का उतार चढ़ाव की क्या है, संख्या मतलब व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का करता है, उतार चढ़ाव की, मंदी, अवसाद आदि तेजी की व्याख्या करता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। ठीक है, और अब की बार अपने 90+ में नंबर लाना है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को